जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, दीपावली समाप्त होते ही मैं जो है आप लोगों को के लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो ये साइंस सीरीज का मेरा पहला वीडियो है। आज का क्लास सिर्फ साइंस का इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। लगभग जो है साइंस में अगर आप बेहतर करते हो तो आपका रिजल्ट जो है 10th क्लास में लगभग बेहतर आएगा। ये स्लाइड लगाए हुए हैं, स्लाइड की मदद से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि जो चीज हम आपको पढ़ाएं वो बिल्कुल आपको दिखिए। आप बुक में भी देख सकते हैं कि इंग्लिश से मैंने लिया है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी करना जो है बहुत आसान है, ताकि दोनों बच्चों को एक साथ मदद मिल जाए। तो आप देखिए कि पहला चैप्टर जो है आप लोगों का क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जिसको हिंदी में आप क्या कहिएगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा चैप्टर जो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट है। एसिड बेस और साल्ट में एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी साल्ट है, लवण है, उसका वीडियो मैंने पहले बनाया है लगभग 10 मिनट का, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल फिर से मैं इस चीज को जो है समरी के तौर पे पढ़ाऊंगा, तो वहां अब देखिएगा। फिर मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों के लिए कैसे लाभदायक है, इसके लिखने के क्या क्या नियम है, क्या इसकी सीमाएं हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे मैं बताऊंगा तब आप देखोगे, जैसे वह विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद जो है ये विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया की प्रकार है। फिर हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं किस तरह से जो है काम आती है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पाचन जो है वो भी अभिक्रिया है, हमारा श्वसन अभिक्रिया है, हमारे जो धातु की बनी हुई वस्तुओं है उसमें जंग लगना, वहां भी अभिक्रिया जो है काम आती है, अभिक्रिया होती है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस साल्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और साल्ट क्या होता है, मतलब अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण है। और उसके बाद ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से यूज होता है, भोजन के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे या अन्य चीजों के तौर पे। जैसे आप बात करोगे, हम लोग दही खाना पसंद करते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो चाय में जो है टैनिक अम्ल होता है। हम लोग सेब खाते हैं तो उसमें मौलिक अम्ल होता है। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो कि चूना का इस्तेमाल करते हैं तंबाकू खाने में, या पान वगैरह खाते हैं तो उसमें चूना जो आप खाते हो वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का क्या है, तो क्षार है, वो एक तरह का भस्म है। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं लवण के तौर पे। जैसे नमक का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग चीजों का इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में करते ही करते हैं। तो उन सब चीजों पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल जो है बहुत ही उपयोगी जो है, ये क्या है, प्रकार है तत्वों का। अगर हम लोग बात करें लगभग अपने आसपास की चीजों का, तो अधिकांश चीजें आज जो है हमारे यहाँ मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है, जिसको धातु और अधातु कहते हैं। इसके साथ ही इसके बीच के योजक कड़ी जो है उपधातु, उसको भी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। उसकी संख्या निश्चित है। इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग। फिर जो है हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, अगर हम लोग अपनी जिंदगी की कल्पना करें तो कार्बन और कार्बनिक पदार्थ के बिना जो है जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली लगभग 90% चीजें जो है कार्बनिक पदार्थ ही है। चाहे वो खाने वाला हो, चाहे लगाने वाला हो, चाहे वो पहनने वाला हो, हम लोग देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे, जो कार्बन के ही व्युत्पन्न है, कार्बन के ही डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि साइंस में और क्या क्या जो है। तो उसके बाद देखिए आपका जो 5वां लेसन है, 5वां लेसन क्या है, वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें खास करके हम लोग जो है 118, 120
जो तत्व है जिसकी संख्या निश्चित है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआती दिनों में हमारे जो साइंटिस्ट है डोब्रेनर साहब हो या न्यूलैंड साहब हो या हमारे जो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहलाते हैं मेंडलीव साहब हो या जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो दिए हैं मोस्ले साहब हो, उनके द्वारा ये सारी चीजें कैसे आई और आज हम चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रुप में और पीरियड में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, कैसे हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी जो है, संयोगता जो है वेरी करता है, उसमें परिवर्तन होता है अलग अलग पीरियड में, और किस तरह से देखेंगे कि ग्रुप में वो चेंज होता है। ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस जब एक जीव नेचुरली क्या हो, पैदा ले और नेचुरली मरे, उनकी मृत्यु हो, तो उसके बीच का जो अवधि होता है उस अवधि में जो सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं उनके द्वारा होता है, उन सभी क्रियाओं को प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में जैसे सबसे पहला चीज हम लोग पोषण, भोजन जो करते हैं उसको पोषण कहते हैं। उसके बाद भोजन हमारे शरीर में पचता है, पचने के बाद एनर्जी मिलती है जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। फिर श्वसन के बाद ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, उस चीज को हम लोग परिवहन कहते हैं। कुछ हमारे लिए हानिकारक पदार्थ भी होता है जो हमारे शरीर से निकलता है, उस चीज को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। साथ ही साथ इसी तरह से जब सभी जीव वयस्क हो जाते हैं तो वो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो ये जो एक एक करके मैंने अभी 3-4 उदाहरण आपको दिया, ये लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जीवन अवधि के दौरान होने वाली क्रियाएं हैं। इन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत लगभग 8 चैप्टर है बायोलॉजी के अंतर्गत, जो इन मूल चैप्टर में ही बटा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं और एक ही साथ करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है ये इन सब चीजों को कैसे नियंत्रित करता है, हमारा ब्रेन चीजों को कैसे नियंत्रित करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की ये जद्दोजहद वाली लाइफ में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक साथ कई काम करना चाहते हैं। तो एट ए टाइम अगर आपके सामने कोई आ जाता है तो आप बात कर ही रहे होते हैं और उस समय आप क्या करते हैं? उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो दिमाग अपने लेवल पे चीजें को करती है। आप क्या करते हैं? कभी कभी सोच भी रहे होते हैं, कुछ लिख भी रहे होते हैं, उसी वक्त जो है आप थोड़ा सा मूवमेंट भी कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करती है दिमाग अपने लेवल पे, उसी चीज को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं, नियंत्रण एंड समन्वय। ठीक है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का 8वां चैप्टर है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीवों में जनन, कोई भी जीव जो है अपने जैसे संतान कैसे उत्पन्न करती है, कैसे अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, जिस चीज को हम लोग प्रजनन कहते हैं। और जीवों में अदम्य साहस होता है प्रजनन करने का। आज ये पृथ्वी जो आपको इतनी रंग बिरंगी हरी भरी विविधताओं से पूर्ण दिख रही है और सिर्फ वो प्रजनन क्षमता के कारण दिख रही है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए, देखते हैं आगे का चैप्टर क्या है। आगे देखिए क्या है, 9 नंबर का जो चैप्टर है वो हम लोगों का क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हेरिडिटी क्या होता है? जब एक जनरेशन से अगले वाले जनरेशन, आगे वाले जनरेशन में माता पिता का गुण जो ट्रांसफर हो जाता है, तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और इवोल्यूशन क्या होता है? जिससे आपको पता है कि बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि जितने प्रकार की जीवी बनी हुई है इस पृथ्वी पे वो सभी सिंगल सेल से बना हुआ है। और सिंगल सेल से आज जो है मल्टीपल सेल और छोटा जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उससे जो है ब्लू व्हेल और इतना बड़ा जो है हाथी और सबसे जो है माइंड वाला जो जीव है वो इंसान बना हुआ है। तो एक क्रमिक विकासी है, उसी चीज को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं कि किस तरह से आज एक सेल से शुरुआत होता है लोगों का जीवन, जीवों का जीवन, और कैसे जो है आज मल्टीपल सेल तक पहुंचा है। तो इवोल्यूशन का ही जो है कमाल है, इस चीज को हम लोग भी देखेंगे। उसके साथ ही
अब हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में आ गए हैं। मैंने इससे पहले नहीं बता पाया कि कौन सा चैप्टर किस चीज से बिलोंग करता है। आगे जो भी मैं 9 चैप्टर के बारे में बताया हूँ बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। अब हमारा फिजिक्स शुरू हो गया। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है? तो लाइट की होने वाली ये घटनाएं हैं। लाइट जब भी हम लोग जलाते हैं या लाइट कहीं भी प्रेजेंस होता है तो ये घटनाएं होती है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट चैप्टर जो है, प्रकाश चैप्टर जो है 10th क्लास में ये पहला चैप्टर है। प्रकाश चैप्टर जो है 10th क्लास में पहला चैप्टर है। किस चीज का? तो फिजिक्स का। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसके 2 चैप्टर हैं, एक तो प्रकाश है और दूसरा जो है रंग बिरंगा संसार है, जो प्रकाश से होने वाली घटनाएं हैं। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो प्रकाश का ही चैप्टर है, प्रकाश का ही एप्लीकेशन उसमें हम लोग देखते हैं। इसी से रिलेटेड चैप्टर है। और आपका जो 12वां चैप्टर है, जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा क्या है, ये कैसे क्रिएट होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। विद्युत धारा के इफेक्ट के बारे में, जैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए, देखते हैं आगे क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने अभी रिसेंटली ये बताया ही, ताकि इसके इफेक्ट होते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और इसका किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चले आइए सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या क्या सोर्स है हमारे नेचर में। अल्टीमेटली सोर्स और सबसे बड़ा जो ह्यूज सोर्स है वो तो हमारा जो है सूर्य है ही। और उसी सूर्य की पूजा जो है अब आज दीपावली के 6 दिन बाद छठ महापर्व में हम लोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया जो है उगते हुए सूर्य की पूजा करती है, लेकिन हम बिहारवासी डूबते हुए सूर्य का भी पूजा करते हैं, उगते हुए सूर्य का भी पूजा करते हैं। कहने का मतलब है कि इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी जो इंसान है, अगर थोड़ा सा उसमें जो है परिस्थिति खराब होने के वश अगर उसमें डाउन आ जाए, सेटल डाउन होने लगे, तो उस चीज का भी लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ना कि उस समय उनको हे दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि जो लोग उग रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो सब देखना चाहता है। तो ये उससे हमको खास प्रेरणा मिलती है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी के क्या क्या सोर्स होते हैं। जैसे सूर्य तो सबसे बड़ा सोर्स है ही, पवन चक्की जो पवन ऊर्जा से है, जल ऊर्जा है जो थर्मल पावर स्टेशन पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोयला से, वो है। हाइड्रो पावर स्टेशन है। उसके साथ ही भूतरंग का भी इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र तरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग एनर्जी के रूप में। इन सारे चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ सके। उसके बाद सबसे बेहतरीन चैप्टर है हमारे साइंस का, जो आजकल सबसे ज्यादा करंट मुद्दा में रहता है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। आज का सबसे संवेदनशील टॉपिक है। अभी रिसेंटली G20 जो है इंडिया में ही जो है होस्ट किया गया है। अब हालांकि उसमें एक देश और जुट गया है, तो वो 21 हो गया है। G20 का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आवर इन्वायरमेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या था? क्लाइमेट चेंज था। तो इन्वायरमेंट अगर आप बचा के रखते हो, सुरक्षित रखते हो, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे, हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से इसे अनवरत हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो चैप्टर है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का क्या मतलब है? इंसान जिस तरह से अपनी जिंदगी को भौतिक बनाने के लिए, आरामदेह रखने के लिए चीजों का, रिसोर्सों का, संसाधनों का उपयोग करते जा रहा है, उससे हमारा संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रही है। और इस तरह से अगर आप उनका दोहन करेंगे, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो जो आगामी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, हो सकता है कि उसे इस चीज का लाभ न मिल पाए। इसलिए हमें सतत विकास पे ध्यान देना है, ताकि हम तो इसका लाभ ले ही सके और हमारा आने वाला जनरेशन जो है वो इस चीज का लाभ ले।
तब जाके जो है ये सतत विकास होगा और आने वाली पीढ़ी भी इसकी जो है लाभ ले पाएगी अच्छे से। तो इस तरह से जो हमारे चैप्टर है, आपने देखा कि साइंस में 10th क्लास के साइंस में, ये जो क्लास 10th का साइंस है, इस साइंस में जो है आपने लगभग कितना चीजों के बारे में आपने पढ़ा कि कितने चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर के बारे में। तो लगभग चैप्टर की संख्या जो है कितनी है, 16 है। ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, हो सकता है कि इसके जो भी रेफरेंस बुक हो, भारती भवन का हो या लूसेंट का हो, ब्रिलियंट का हो या बीटीसी वाली बुक हो, उसमें अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो नेशनल लेवल पे अलग अलग एग्जाम के लिए भी प्रीफर किया जाता है और खास करके बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो 10th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस के बुक में लगभग 16 चैप्टर है, जिसका मैंने अभी ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली मैंने इस पे डिस्कशन करा है। मैं एक एक चैप्टर को जो है लूंगा। अधिकांश टीचर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी बहुत कम ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, क्योंकि टाइम के अभाव में नहीं हो पाएगा। तो मैं अपना साइंस का सीरीज जो है वो बायोलॉजी से शुरू करूंगा। और पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्या है, लाइफ प्रोसेस है। पहला चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेस है, जिसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हमारा आने वाला वीडियो जो है वो जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और उसके जो एमसीक्यू है और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देंगे। फिलहाल जो है यही है आपके साथ। इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो है शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक 10th के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू।